Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to see the strategy for CA Inter Group 1. Group 2 की strategy मैंने पहले ही बता दी है. So for referring that, you should go to the previous video that I uploaded. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 1 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं तो मैं आपको इन डेप्थ नहीं बताने वाला, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा, आप अपने रिवीजन में होंगे, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है. मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स. ओके, मैं आपको इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, नोट्स क्या यूज़ करने वो भी नहीं बताऊंगा. 20 दिन है, आपने अपना तरीके से कर लिया होगा, तो मैं आपके प्लान पे विश्वास करता हूं. बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए. ओके, सो देखो, अकाउंट्स में भी 2 पार्ट होंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? एएस वाला पार्ट. ओके, एएस अच्छे से करके जाना. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया एएस के बारे में, सेम इसी में अप्लाई होता है कि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर होना चाहिए. ओके, आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में हर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है. अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन ही लिखना होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. और क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैं आपको फिर से वही बोलूँगा, मैंने ये चीज़ वापस देखी है कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने ज़रूरी है. ओके, पास्ट पेपर्स में आपके एमटीपीज एंड आरटीपीज भी आ जाते हैं. ओके, तो आपको, अगर आपने मॉड्यूल के नहीं भी किए, ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ थियरी याद है आपको, आपने सॉल्व कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बोलूँगा पास्ट पेपर्स और एमटीपीज आरटीपीज ये सॉल्व करना. उसके बाद में अगर कुछ बच जाए तो मॉड्यूल में जाना. अदरवाइज पास्ट पेपर और एमटीपी आरटीपी में सब कुछ कवर हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, अकाउंट्स में मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था, 64 आए थे. ओके, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है तो ये टफ नहीं होगा पेपर. एक्चुअली में ये पेपर इजी होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली पता है. ओके, और सेकेंडली हमारा जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इसमें इतने कोई टफ नहीं है. चैप्टर्स थोड़े बहुत लेंदी होंगे चैप्टर्स, बट टफ कोई नहीं होगा. ओके, तो मैं यही बोलूँगा, अकाउंट्स के मामले में मेरे पास कुछ ज़्यादा आपको बताने के लिए है भी नहीं. आपको मैंने सिर्फ ये बता दिया कि एएस में आपको क्या प्रेफर करना है. ओके, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है मैं आपको वो बताऊंगा. बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बार इसमें कुछ है नहीं, पूरा सॉल्व करके जाओ जितना हो सके. ठीक है, कुछ छोड़ना मत. कुछ छोड़ोगे तो प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई सम आ जाएगा 15-20 मार्क का, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, और अब एग्ज़ाम रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ. ओके, अगर आपका एग्ज़ाम मेरे को पता है 3 तारीख को चालू हो रहा है. ओके, तो आप अपने एग्ज़ाम को 4 दिन ज़रूर देना. अकाउंट्स को 4 दिन ज़रूर देना. ठीक है, तो अगर अभी आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो शायद आप अपना सेकेंड ग्रुप का प्रिपरेशन करते होंगे, उसके बाद में आप डायरेक्टली फर्स्ट ग्रुप का करते होंगे. ठीक है, मतलब अभी तक आपकी ग्रुप 1 की हो गई होगी मेरे हिसाब से. अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो मैं यही बोलूँगा 20 डेज़ है, 20 में से 4 दिन तो अभी दे दो. 4 दिन करके आपका पूरा सब्जेक्ट ख़त्म करो. मतलब 4 सब्जेक्ट के लिए आपका 16 दिन होगा. ओके, और लास्ट 4 दिन फिर से आप अकाउंट्स कर सकते हो. ठीक है, तो 4 दिन देना क्यों मैं बोल रहा हूँ, बताता हूँ क्यों. फर्स्ट डे आप अपना एएस कंप्लीट करो. ऑफकोर्स सी बात है, 11 या 12 एएस से हो जाएंगे. 8-10 घंटे अगर आप प्रॉपरली पढ़ो, 8 घंटे भी नहीं, 3-4 घंटे में हो जाते हैं. ठीक है, अगर आपने रिवाइज किया हो तो. सेकेंड आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, दोनों दिन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब क्या, पूरा वापस से आपको सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है उसको पूरा वापस सॉल्व नहीं करना है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसमें सब कुछ रिवाइज करना है. अब रिवीजन में क्या क्या आ जाता है, आपका जो क्वेश्चन आंसर्स मॉड्यूल में है वो, ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स आपको रिवाइज करने. सेकेंड आपका पास्ट पेपर्स या फिर आपकी एमटीपीज एंड आरटीपीज. पहले एमटीपीज एंड आरटीपीज करना, फिर टाइम बच जाए तो पास्ट पेपर्स. अदरवाइज ठीक है, पास्ट पेपर नहीं भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने उसको पहले ही रिवाइज करके रखा हुआ है. तो इतना बोलूँगा. अभी अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस तो इतना याद रखना, जो भी कर रहे हो, जितने भी सम्स कर रहे हो, उसमें स्टार मार्क ज़रूर मार देना. जो आपको नहीं आता या फिर आपको जो लगता है बहुत डिफिकल्ट है,
जिसके आने के चांसेस भी है, एक गट फीलिंग भी आ जाती है ना कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो जो जो सम आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उसको स्टार मार्क करके रखना, वो आपका 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी में आ जाएगा। मतलब हमारा अकाउंट्स में तो 4 दिन मिलते हैं, तो वो 4 दिन के रिवीजन में आपको वो करने हैं सम्स, ठीक है। और 4th डे मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे कुछ बच गया हो तो वो रिवाइज कर पाओ, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन जो आपको मतलब पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि हाँ यार ये चैप्टर बच गया या फिर ये कॉन्सेप्ट बच गया, ये मेरे को अच्छे से नहीं आता, तो आप वापस से उस चीज़ को रिवाइज कर पाओ। क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जब आप देने जाते हो तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने पूरा कवर किया है। आप अगर कॉन्फिडेंस से नहीं जाओगे, आप ये सोचो कि हाँ ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, ये कॉन्सेप्ट रह गया, ये मेरे को अच्छे से नहीं आता, डाउटफुल है, तो उस अगर कॉन्फिडेंस से जाओगे वैसे तो आप फिर पेपर में गलत करके आओ, चाहे आपका पेपर ईजी भी क्यों ना हो। और फर्स्ट पेपर मोस्टली ईजी होता है, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर आप जब देखोगे आप बोलोगे अकाउंट्स में इतना इजी पेपर, ऐसा अगर सीए होने वाला है तो फिर मैं पास हो जाऊंगा, बट देन द डिफ़िकल्टी गोज़ ऑन, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 4 दिन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इसी हिसाब से करना, 4 दिन देना, चौथे दिन आप जो बच गया वो रखना, ठीक है। एक बार लास्ट में एएस रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके अलावा और कुछ मत करना, ज़्यादा जोर भी मत देना कि आप पागल हो जाओ पूरा पढ़ाई में, जितना एंटरटेनमेंट आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो इसमें मेरे पास इतना ही है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सो इस हिसाब से एएस करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने की सोचना, और लास्ट 4 डेज आप अपने आप को अकाउंट्स के लिए देना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि लॉ। सेकेंड है हमारा लॉ, ओके। अब देखो लॉ के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटी सी है। फर्स्ट आप अपने 4 जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको अच्छे से कर लो, ओके। और फिर हमारा पूरा कंपनी ऑडिट से कंपनी एक्ट्स के रिलेटेड है, राइट, वो पूरा है। तो जो 10 चैप्टर्स बड़े हैं उसको बाद में करना, पहले जो हमारे छोटे छोटे एक्ट्स हैं उसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि देखो आप जैसे जैसे छोटे छोटे एक्ट्स कंप्लीट करोगे तो आपका ग्रिप बैठ जाएगा लॉ में, और जब ग्रिप बैठ जाएगा तो आप प्रॉपरली फिर बड़े बड़े चैप्टर्स जो लेंदी है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, वो भी कर लोगे, ओके। तो 4 चैप्टर्स पहले स्टार्ट करो, कंपनीज एक्ट उसके बाद में, ठीक है। और देखो जब आप लॉ करने जाओ, ये आपको फाउंडेशन में भी पता होगा, इसमें भी बता देता हूँ कि सेक्शंस याद करना ज़रूरी है, ओके, इम्पॉर्टेंट भी है, याद करना ज़रूरी भी है। पर अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं आए तो मत लिखना, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ। सेक्शंस ये आपको कितने लोगों ने बोला भी होगा, मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ। सेक्शंस याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन बस, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन बस, उसके अगर सेक्शन याद नहीं छोड़ दो। क्योंकि गलत सेक्शन कोट करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फिर आपको वो एग्जामिनर पूरा आंसर चेक भी नहीं करेगा। तो इसलिए गलत सेक्शन कभी मत कोट करना, जितना आता है उतना लिख के आना, ठीक है। और लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। अगर आप अभी लॉ ले रहे हो, ओके, अभी आप लॉ पढ़ोगे, ठीक है, तो सिर्फ 2 दिन देना लॉ के लिए, लेकिन ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस को देना। क्योंकि अगर आप अभी वापस से रिवाइज करने जा रहे हो तो सिर्फ ग्रुप 1 कर रहे हो तो ठीक है, तो आपका वो प्लान होगा, उस हिसाब से आपने किया होगा, चलेगा। बट अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 2 दिन या 3 दिन ही दोगे आप लॉ को। राइटिंग प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि ये लॉ आप अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार लिख रहे हो, ठीक है। ज़्यादा बार आपने लिखा नहीं, एक सीए फाउंडेशन में लिखा, अब आप सीए इंटर में लिख रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता किस फ्लो में लिखना है, और जब आपको पता नहीं है फ्लो में लिखना तो फिर आप ब्लैंक हो जाते हो। आपको आंसर्स चाहे कैसे भी आए, बट उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी एक स्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा राइटिंग प्रैक्टिस करो। और राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये ज़रूरी नहीं सब सम उठा के सब सम कर लो, बट जो भी सम आपको दिख रहे उसको अपने हिसाब से देखो, आंसर बनाओ, अपने हिसाब से आंसर लिखो, फिर चेक करो क्या मेरा आंसर और वो जो आंसर सजेस्टेड है वो मैच हो रहा है, या फिर 90% मैच हो रहा है, 80% मैच हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है आंसर देख के कि भाई ये तो क्या लिख दिया मैंने। तो फिर आपको फिर उस हिसाब से आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा। लॉ में स्कोर करने का चांसेस यही है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। आपको पता होगा फर्स्ट आपको हमेशा मेरा सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। सेकंड पैरा हमारा जो क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट आना चाहिए
कि आप क्या प्रोसीजर अप्लाई करोगे। थर्ड आपका कंक्लूजन्स आता है। ये आपको कितने सर ने भी बता दिया होगा, आपने बहुत रेफ़र भी कर दिया होगा, आपने CA फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इतना मैं बोलूँगा, लॉ में पहले 4 चैप्टर्स उठाओ, उसको कंप्लीट करो, फिर कंपनीज एक्ट है उसको उठाओ, उसको कंप्लीट करो, ओके। ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, बट लैंग्वेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सेक्शंस और लॉ में लैंग्वेज, यही आपको पास कराएगा। बाकी लॉ का पेपर भी इतना टफ नहीं होगा, हाँ लेंदी होगा, और जब आप फर्स्ट बार देखोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या आ गया, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। और लॉ का पैटर्न क्या होता है, कुछ आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे, ओके, कुछ आपके नॉर्मल डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल क्वेश्चंस आपको केस स्टडी बेस्ड नहीं आ रहे, नहीं समझ रहे, पहले नॉर्मल निपटाओ, ओके, उसके बाद में केस स्टडी पे जाओ, ओके, समझ में आ गया। क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में, आप ब्लैंक ही रहोगे और फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चाहे फिर ख़त्म होने के बाद में आप पेपर देखोगे, बोलोगे ये तो बहुत आसान था, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, ये नहीं होना चाहिए। आता है वो लिख के आओ, और कब लिख के आओगे, जब आपको रिटेन होगा, राइट। तो इसलिए जो रिटेन हो रहा है उस टाइम फटाफट वो लिख दो, उसके बाद में धीरे धीरे आराम से केस स्टडी लिख देना, ओके। और बाकी हमारा MCQs आई विल प्रेफर मॉड्यूल से देखना और MTPs एंड RTPs देखना, ओके। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है तो मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है आपको दे सकूं, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिसर्च मारी नहीं, सीधा सीधा बोलता हूँ, ओके। स्कोर कितना आया था मुझे 61 आया था। तो मैंने अकाउंट्स और लॉ में एग्जाम्शन मिली थी मेरे को, और एग्जाम्शन इसी बात से मिली क्योंकि मैंने लिखा प्रॉपर था, मेरा जो लैंग्वेज था वो प्रॉपर था। चाहे बड़ा मत लिखो, लेकिन जो एप्ट है वो लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और पढ़ना वैसे भी 1.5 डेज़ में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो लास्ट आपका जब एग्ज़ाम दे के आओगे, 3 को दे के आओगे, राइट, 3 के नाइट को आपको ये पहले 4 चैप्टर्स निपटाओ, उसके बाद में अगले दिन पूरा कंपनीज एक्ट निपटाओ, ओके। क्योंकि जब आपका लास्ट 2-3 घंटा रहेगा, मतलब 3 तारीख के 2-3 घंटे, आप 12 बजे सो या 2 बजे सो आपके हिसाब से, ठीक है, तो तब आप ये 4 चैप्टर्स ख़त्म करोगे तो आपको पता है कि एक मेजर चंक ख़त्म हो गया। अब बाकी रहा वो सिर्फ कंपनीज एक्ट है, और पूरे दिन आप आराम से कंपनीज एक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें से एक चैप्टर तो आपका हो गया है, ऑडिट में हो जाता है, तो आपने वो 2 बार रिवाइज किया हुआ है, तो आपका फटाफट होता है वो चैप्टर, जो बड़ा चैप्टर भी है लेकिन आपका फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लॉ करना है। लॉ में इतना याद रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बट आपको ये भी है कि अपने वर्ड्स का भी मत लिखना, ठीक है। इसमें लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन याद हो तो लिखना, नहीं याद हो इट्स ओके, बट अगर अभी हो तो अभी याद करने की कोशिश करो, नहीं आता है याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे एक तरीके से वो जो एग्जामिनर है उसको लग जाता है कि इसको अच्छे से पता नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप सेक्शन कोड करते हो उसको पता है कि हाँ भाई इसको पता है ये सेक्शन में ये सब आता है, तो उसने अच्छे से पढ़ा है, तो वो एक आपका मार्क्स अच्छे मिलते हैं उससे, ठीक है। तो बाकी राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आप अपने प्लान के हिसाब से अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, मैं प्लीज़ आपको बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना, वरना लॉ आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। चाहे पेपर टफ है चाहे पेपर इजी है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप ब्लैंक हो जाओगे, किस फ्लो में लिखना है वो नहीं आता तो आप पेपर में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से, ओके। अब हम हमारे आ जाते हैं थर्ड में, जो इसका नाम है कॉस्टिंग, ओके। अब देखो, 2 जो एग्ज़ाम हो गए वो थे अकाउंट्स और लॉ, ये आपने फाउंडेशन में किया हुआ है। कॉस्टिंग जो है वो आपने फाउंडेशन में नहीं किया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलूँगा, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, और ये मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। एग्ज़ाम में पेपर आया, ओके, जो 1.5 डेज़ थे मेरे, ठीक है, तब मेरे को कॉन्सेप्ट आते थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे को समझ आते थे, कॉन्सेप्ट इतना मेरा क्लियर नहीं था, ओके। और पेपर जैसे आया मैं ब्लैंक, वो जो 20 मार्क के फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें मेरे को याद ही नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देखा वो नहीं समझ में आ रहा है क्या बनाना है, सेकेंड क्वेश्चन देखा उसमें से थोड़ा बहुत आता था वो मैंने किया, ओके। तो इसमें राइटिंग प्रैक्टिस और कॉस्टिंग में सेकेंड चीज़ है कॉन्सेप्ट, ओके। अगर ये दोनों नहीं है, कॉन्सेप्ट मेजरली, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, प्लीज़ अपना कॉन्सेप्ट पहले सही करो,
फिर उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करो, तब जाके आप कॉस्टिंग के पेपर में इंडिपेंडेंटली उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मेरा स्कोर मैं पहले ही बता देता हूँ 56 आया। ओके, और ये मैं नहीं बोलता कि अच्छा है, इससे भी ज़्यादा आने चाहिए कॉस्टिंग में, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, तो इसीलिए मेरा कम इसलिए आया, मतलब लोगों के लिए कम नहीं होगा बट मेरे लिए कम है। 56 इसलिए आया क्योंकि मैं ब्लैंक हो गया था, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर पता नहीं थे। ओके, तो मैं इसलिए बोलूँगा कॉस्टिंग में राइटिंग प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट मेजर है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है नहीं कर पाओगे। ये ऐसा है एफएम इको की तरह, एफएम की तरह, क्योंकि कॉस्टिंग और एफएम आपका नया सब्जेक्ट है, आपने नहीं किया है वापस, तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें नए क्वेश्चन भी आए या फिर कोई जो पुराने क्वेश्चन उसमें थोड़ा ट्विस्ट भी आ जाएगा ना, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट प्रॉपरली याद होना चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरे को ये नहीं आता है, तो प्लीज़ कोई वीडियोज़ देखो, उसको पहले प्रॉपरली सॉल्व करो, तब जाके आपका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप फिर नुकसान में हो। ठीक है, और अब जब पढ़ाई की बात आ गई, ठीक है, जिस हिसाब से आपने अपना प्लान बनाया उसी हिसाब से जाओ। मेजर चंक मैंने आपको बता दिया है। ओके, आप अपने प्लान से जाओ, जो जो चैप्टर्स आपको आते हैं वो करो, नहीं आते हैं उस पर ध्यान दो कैसे करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ये एक अच्छा चैप्टर है और थोड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ओके, बाकी सब चैप्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ABC हो गया, ठीक है, और बाकी सब जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको भूल के मत जाना। ये सभी चीज़ आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, क्योंकि ABC का सम आ गया था मेरे अटेम्प्ट में, और क्योंकि मैं वो कॉस्टिंग में इतना ब्लैंक हो गया था तो इसने मेरी बहुत मदद की। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मेरे को जो चैप्टर्स याद आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और जो छोटे चैप्टर्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, उसको छोड़ के मत जाना। और 1.5 डेज़ की बात आ गई तो आप अपने हिसाब से जाओ, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, थियोरी की बात आ जाती है। थियोरी जितना हो सके प्लीज़ ट्राई करके उसको पढ़ के जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बचाएगा तो आपको थियोरी ज़रूर बचा लेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरे पास ग्रुप 1 की इतनी कोई इनडेप्थ स्ट्रैटेजी मैं बताने भी नहीं वाला, क्योंकि मैंने इनडेप्थ उसको फेलियर्स के बाद में जो होता है वो मेरे को नहीं पता, तो मैं डायरेक्टली सक्सेसफुल हो गया इस चीज़ में, इसलिए मेरे पास पता नहीं कि क्या क्या रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। जितने आपके पास है उसको यूज़ करो। मैंने आपको मेजर पॉइंट बता दी कि क्या क्या ध्यान देना है। ओके, और जब 1.5 डेज़ की बात है तो पहले 0.5 डेज, मतलब जब एग्ज़ाम दो उसके हाफ डे में इसको वेस्ट मत करना। ठीक है, जो जो चैप्टर्स आपके लिए ईजी है ओके उसको पहले निपटा दो, जितने चैप्टर्स आपके लिए इजी है उसको निपटा दो, या फिर जो चैप्टर स्मॉल है वो उठा दो। ठीक है, आपका हिसाब से आप अपना प्लान बनाओ। देखो, एग्ज़ाम में पास होना CA में आपका ये 1.5 डेज़ ही डिसाइड करता है, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो। 1.5 डेज़ आपने ख़राब कर दिए, आपने एग्ज़ाम ख़राब कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो इजी चैप्टर्स पहले निपटाओ, क्योंकि आप थके होंगे, तो आप जो भी आपको आता है पहले वो करो, उसके बाद में जो है वो डिफ़िकल्ट निकालो। ओके, और एंड ऑफ द डे या फिर अगले दिन थियरी ज़रूर देख के जाना। ओके, थियरी जितना हो सके उतना करके जाना, नहीं हो इट्स ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा आपका पेपर, बट ये आपका मदद करेगा। अगर आपको पेपर बहुत टफ लग रहा है, आपने कुछ नहीं याद आ रहा है, बहुत टफ हो गया पेपर, तो थियरी आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो थियरी कभी मत छोड़ के जाना। FM में भी नहीं बोला, कॉस्टिंग में भी मैं यही बोलूँगा, थियरी कभी मत छोड़ के जाना। ठीक है, और जैसे मैंने आपको 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताई उस हिसाब से जाना। अभी 20 दिन बाकी है, आपने जो प्लान बनाया उस हिसाब से जाओ, बट कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, आप कोई नया सम नहीं कर सकते विदाउट वो उसका सॉल्यूशन देखे, तो आप पेपर पे भी नहीं कर पाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे। मैं ब्लैंक हो गया था, लेकिन मैंने फिर रिकवर कर लिया, क्योंकि छोटे छोटे जो चैप्टर्स थे उसको मेरे को आता था और मैंने सम कर लिया, इसलिए 56 आया, अदरवाइज 56 भी नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट और राइटिंग प्रैक्टिस, सम्स आपको आने चाहिए। अगर कोई कॉमन सम आ गया जो आपने किया हुआ है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ देख के जाओगे, पॉइंट बना के जाओगे। ठीक है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बना दिया उसके अंदर फिर पॉइंट्स लिख दिए, नहीं।
एक बार तो प्रॉपर लाइन वाइन मार के प्रॉपर जाना, लाइन वाइन मार के पूरा सम करके फिर जाना, अदरवाइज क्या होगा आपको टाइमिंग का भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस एक बार तो ये सब लाइन मारो, ड्राइंग करो, जो भी है वो सब करो, बाकी जब नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, ये एंट्री लिखो, जो भी है वो करो और ख़त्म करो, लेकिन एक बार तो प्रॉपरली पूरा करना। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और इसीलिए मैंने बताया कि ये दो चीज़ ध्यान से जाना। ठीक है, अब लास्ट पेपर हमारा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या आपको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, फोर्थ है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पास होने के लिए मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको पास करवा सकता है, अदरवाइज़ आपको पास नहीं करवा सकता। ठीक है, मैं पास कैसे हुआ, मैं समझ जाओ मैं कैसे पास हुआ। ठीक है, ये मेरा स्कोर था, तो आप समझ जाओ कि किस हिसाब से मैं पास हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स पहले ही बोल देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स सम सॉल्व करो, बस सम सॉल्व करो, दैट्स इट। सम सॉल्व किया, जितने ज़्यादा आप सम सॉल्व करोगे उतना डायरेक्ट टैक्स आपके लिए इजी होगा। सम्स नहीं सॉल्व किए अभी तक, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ते आए हो, सेक्शंस पढ़ते आए हो, हर एक चैप्टर का आपको पता है कि क्या आता है, सैलरीज में क्या आता है, कैसे बनाना है, कैसे ढूंढना है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, पर सम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 1.5 डेज था। ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे गए। ठीक है, आपने स्कोर भी देख लिया, 64, 61, 56 मेरा डाउटफुल था, कॉस्टिंग में बोला ठीक है ओके अच्छा आ जाएगा, इतना भी अच्छा नहीं गया था, बाकी दो अच्छे गए थे। अब देखो, दो तरीके के प्रेशर आ गए। जब मैं DT IDT पढ़ने बैठा, मेरे दिमाग में क्या था कि 3 अच्छे चले गए हैं, चौथा बाकी है, इसको निपटा दो, ग्रुप 1 पास। ठीक है, तो वो प्रेशर क्या था कि ये पेपर अगर टफ हो गया, ये अगर फेल हो गया तो पूरा ग्रुप वापस देना पड़ेगा, एक प्रेशर वो हो गया। सेकेंड प्रेशर, जब मैं पेपर पढ़ने बैठा प्रॉपरली, प्रोविजंस पढ़ लिए, सब हो गया, सम सॉल्व करने बैठा, MTPs RTPs देखे मैंने, ओके, मेरे को कुछ नहीं आता था, ब्लैंक था मैं, ब्लैंक। मेरे को एक्चुअल में इसके जो MCQs आते हैं वो तक नहीं आते थे मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा MTP RTP कुछ भी हो, मेरे को कुछ नहीं आता था, तो फिर सम सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये मैं आपको कुछ भी दे दो, सम सॉल्व करना इज़ द मस्ट, अगर वरना आप DT IDT नहीं पास हो सकते। देखो मेरी किस्मत थी, पास हो गया, नहीं होता तो मैं फेल हो जाता। ठीक है, तो DT में सम सॉल्व करना ज़रूरी है, और मार्क करके रखो अभी भी कि कौन कौन से सम इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सम सॉल्व करने के बाद ऐसा कौन सा सम है जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, वो सब सम आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MTPs RTPs के MCQs तक सॉल्व करना, MCQs तक भी सॉल्व करना, तब जाके ही आप DT में ध्यान दे पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 14 मार्क का आता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो 14 मार्क का आता है, आप अपने हिसाब से देखो कैसे आपको करना है वो एग्ज़ाम में, मतलब फर्स्ट में आप करोगे, लास्ट में करोगे, आपके हिसाब से, पर ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपको वो टोटल इनकम वाला चैप्टर होगा जो सबसे बड़ा चैप्टर जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सम्स है, उसके सम्स उठाओ और सॉल्व करो, क्योंकि DT में आपको हमेशा नए सम्स ही मिलेंगे। ओके, तो नए सम्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने सम्स पूरे सॉल्व किए पुराने, तो जब वो पॉइंट आ जाएगा नए सम में, आपको पता है हाँ इसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है, इसको यहाँ पे लेस करना है। जब आपने वो पॉइंट देखे होंगे किसी और सम में, तब जाके आप नए सम में कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, नई सम सॉल्व किए तो आपको आपकी किस्मत ही बचाएगी, और मुझे मेरी किस्मत ने बचाया। 99% आप नहीं बचोगे, 1% आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो बच जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में तो सम सॉल्व करना ज़रूरी है, MCQs तक सॉल्व करना ज़रूरी है, और सम्स पहले मॉड्यूल के सॉल्व करो, ओके, फिर MTP एंड RTP ये सॉल्व करो,
बच जाए टाइम तो 5 पेपर सॉल्व करो, क्योंकि मॉड्यूल में अगर आप सम सॉल्व करने बैठोगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सम्स है तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एमटीपी आरटीपी में आपको नए सम्स या वैरायटी ऑफ सम्स कैसे सम्स पूछेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। तो 5 पेपर्स नहीं भी किए इट्स ओके, पर इतना करना ज़रूरी है। एक बार नहीं किया 2 बार तो एक्चुअली करना ज़रूरी है। अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स में तो आपको यही बोलूँगा, सम सॉल्व करो, प्रोविजन जितना याद होता है याद रखो, ओके। उसके आप बना दो, वैसे भी आप सम सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉपर्ली वो प्रोविजंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड ये हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में थियरी ज़्यादा पूछी जाती है, प्रैक्टिकल सम्स कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक ट्रेंड रहा है, ओके। तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और जीएसटी में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स जो है, ओके, वो प्रॉपर होने चाहिए। जैसे पेमेंट ऑफ जीएसटी हो गया, लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, ओके। ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये सब चैप्टर्स आपको थियोरी में ज़्यादा पूछते हैं। जब आपको थियोरी प्रॉपर नहीं पता होगी तो आप लिख भी नहीं पाओगे, और वो थियोरी आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। ये 40 मार्क्स में से मुझे लगता है 25 मार्क्स तो मुझे जीएसटी में मिले, बाकी 15 मार्क्स मुझे डायरेक्ट टैक्स में मिले, और एमसीक्यूज़ के जो भी है वो बात अलग है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट प्रॉपरली ध्यान रखो, ओके, और उसके बाद में इसके भी प्रैक्टिस करो सम्स। थियोरी लिखना सीखो, ये भी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, ओके, और इसका थियोरी कैसे लिखना है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। चाहे आपको देख के मालूम पड़ रहा है हाँ मैं लिख लूँगा, नहीं लिख पाओगे। एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो तो आप नहीं लिख पाते, चाहे आपका 100-1000% कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, ओके। तो थियोरी जब आप करने जाओ, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जब आप करने जाओ, थियरी बरोबर ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान रखो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है वो भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको पॉइंट, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, आपको पॉइंट डेट्स दी होगी कि हाँ ये डेट आएगी, इसमें से इनवॉइस डेट, आपको डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अलग तरीके से फ्रेम होगा, थियरी टाइप फ्रेम होगा, आपको सिर्फ डेट निकालनी है, और वो थियरी पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इसमें ये भी आर्ट होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने आते हैं कि नहीं। टैक्स में क्वेश्चंस पढ़ना आता है कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आना ठीक है, सेकेंड थिंग है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन जितना देख सको इनडायरेक्ट टैक्स में और सॉल्व कर सको वो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इतने में ही मैं बोलूँगा आपका हो जाएगा। ये मैंने जो बोला है ध्यान ज़रूर देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपकी नैया डुबा सकता है या तो आपको पार कर सकता है, ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिकल है। 2 सब्जेक्ट्स तो आपने पहले फाउंडेशन में किए, 3rd कॉस्टिंग है, प्रैक्टिकल है, 4th ही सबसे डगमगाया हुआ है, और इसके लिए मैंने आपको बता दी क्या करना है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाना, उसको छोड़ना मत। एमसीक्यूज ही आपको पास कर सकता है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। एक लास्ट थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा मैं, उसके बाद में हमारा ये स्ट्रैटेजी वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं, छोटा सा सजेशन है वो ज़रूर देख के जाना, ओके। अगर आप अपना दोनों ग्रुप दे रहे हो, ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बेसिकली ये जो सजेशन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, सेकंड और थर्ड जो भी है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको पता है, एक्सपीरियंस हो गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, ठीक है। आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप दोनों ग्रुप देने की सोच रहे हो, ओके, और आपके एनालिसिस से आपने समझ लिया कि हाँ मेरा अकाउंट्स प्रॉपर हो गया है, मेरा लॉ प्रॉपर हो गया है, ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉपर हो गया है, DT IDT थोड़ा ऊपर नीचे है, ओके। ग्रुप 2 में आपका एडवांस अकाउंट्स प्रॉपर है, ओके, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे का मतलब क्या, 40-50% आपको आता है, आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है बट आपको रिवाइज कर सकते हो, ओके। और आप इस डाउट में हो कि मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या मेरे को दोनों ग्रुप में फोकस करना चाहिए, क्या मैं सिर्फ एक ग्रुप फोकस करूं। चाहे आपने दोनों ग्रुप का एप्लीकेशन डाल दिया, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, ठीक है, देखो मेरे हिसाब से आपको एक ही ग्रुप पे फोकस करना चाहिए, ओके।
देखो क्यों, आपके 3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, चलो अभी आपके 2 ही हुए, कॉस्टिंग भी ऊपर नीचे ही है आपका, फिर भी आपके पास 20 दिन बाकी है, ठीक है। तो 20 दिन में इन चारों सब्जेक्ट्स को अगर प्रॉपर कर लो, मतलब साफ कर लो, जैसे मैंने आपको वो बताया अभी स्ट्रैटेजी जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर कर लो, ठीक है। आपको जो जिस क्लासेस में हो उन्होंने बताया होगा कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो प्रॉपर कर लो तो आपका एक ग्रुप तो प्रॉपर हो जाएगा ना यार। समझो गाई नहीं, आप देखो अपने को पास होना मतलब ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए तो कोई आपको वो देने वाला है, कोई क्राउन देने वाला है, नहीं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है, जो 2 अटेम्प्ट लगा के भी पास होता है, उनको वही क्या बोलते हैं उनका लाइफ रहेगा, लाइफ तो चेंज नहीं होगा ना यार। तो मैं यही बोलूँगा गाई मत करो, अपने हिसाब से आप प्लान करो, सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपका ग्रुप 2 में सिर्फ एडवांस अकाउंट्स हुआ है, चलो FM इको भी आपका थोड़ा आता है, FM आता है, इको आपको थोड़ा बहुत नहीं आता है, इको इट्स फाइन, 40 मार्क का होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल समझ कर लिया तो पास हो जाते हो, ओके। तो आपका 2 सब्जेक्ट्स नहीं आते, ओके, 2 सब्जेक्ट्स आपको डाउटफुल है, मतलब हुआ ही नहीं अभी तक, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा ग्रुप 1 करो, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स और FM इको, इस पर ज़्यादा फोकस करो। इन दोनों में से एक में भी एग्जाम्शन आ गई या दोनों में एग्जाम्शन आ गए तो अगला टाइम तो आपको 2 या 3 ही सब्जेक्ट्स देने हैं ना यार। तो ये समझो कि आपको उस हिसाब से प्लान करना है, रश करने मत जाओ कि मैं आठों के आठों सब्जेक्ट अच्छे, चाहे कितने भी रिवाइज किया हो, कितना भी ऊपर नीचे हो, मैं आठों के आठों सब्जेक्ट्स दूंगा, पूरा एग्जाम दूंगा, और इस पर फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना किसी में, ठीक है। ग्रुप 1 दे रहे हो, पूरा हो गया हो, उसके बाद में ग्रुप 2 में जाओ। ग्रुप 2 दे रहे हो, ग्रुप 2 पूरा हो गया, ग्रुप 1 ऊपर नीचे है तो पहले ग्रुप 2 दो फिर ग्रुप 1 दो, समझ में आ गया। तो ज़्यादा मैं बोलूँगा गाई मत करना, ठीक है। कल मेरे दोस्त को मैं यही बता रहा था, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें भी बता दो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट वालों को पता है कि वो रूट क्या है, उनको पता है वो 1.5 डेज कितने प्रेशराइज होते हैं, उनको पता है कि दोनों ग्रुप एक साथ देने गाई करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एट दी एंड अगर आप दोनों ग्रुप में फेल हो गए गाई करने की वजह से तो वापस से अगले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देने, फिर वही अटक गए आप। अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया फिर आपके पास पता है कि हाँ एक ग्रुप ही देना है, एक काम माइंड आ जाता है, ठीक है। और फंसने का यही एक तरीका होता है कि आपको प्रॉपरली कुछ हुआ नहीं है, आप बोलते हैं हाँ चलो अब एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिए दोनों ग्रुप के, तो अब दोनों ग्रुप ही देने रह गए, ज़रूरी थोड़ी ना है। 4 सब्जेक्ट्स प्रॉपरली कर लो, एग्ज़ाम दे के आओ, 5वें सेकेंड ग्रुप में जो 2 या 3 जो सब्जेक्ट्स है उसको ट्राई करके आओ जितना हो सके, वेल एंड गुड, पास हो गए, किस्मत की बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया ना एक तरीके से, और आपका एक ग्रुप भी क्लियर हो गया। तो मैं यही बोलूँगा गाई मत करने जाना, अपने आप को एनालाइज करो, आपकी स्टडीज़ को एनालाइज करो, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। मेरी स्ट्रैटेजी देख के आपको पता चलना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरा वो हुआ है नहीं हुआ है, कितने आप जितना टाइम बचा है 20 दिन उसमें कर पाओगे क्या, अगर कर पाओगे वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो, आपको दोनों ग्रुप देना है दोनों ग्रुप दो, नहीं कर पाओगे एक ग्रुप पे फोकस करो, प्रॉपरली उसको साफ करो, अच्छे से समझ जाओ कि हाँ भाई ये अगर पेपर में आ गया मैं ख़त्म कर लूँगा, चारों में एग्जामिशन आनी चाहिए, वैसा पढ़ाई करो, तब जाके आप इंटर क्लियर कर पाओगे। क्योंकि देखो फाउंडेशन से इंटर में आना और इंटर में फाइनल में जाना, इंटर से फाइनल में जाना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ओके। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 9 महीने ही रहते हैं, राइट। और जब आप दिसंबर से स्टार्ट करो पढ़ाई तब जाके आपके 9 महीने, दिसंबर जैन से, ओके। तो 9 महीनों में 8 सब्जेक्ट प्लस इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं हो पाता। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स थे, 2 MCQs थे, आपने फटाफट कर लिया, इसमें बहुत टफ हो जाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैं यही बोलूँगा, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो ध्यान से दो, अपने स्टडीज़ को एनालाइज करो, आपकी स्टडीज़ को एनालाइज करो कि कितना मेरे को आता है कितना नहीं आता है, कितना प्रैक्टिस किया है क्या नहीं किया है, ओके। फिर डिसाइड करो कि दोनों ग्रुप देना है एक ग्रुप देना है, ओके। दोनों ग्रुप देने जा रहे हो तो क्या आप शॉर्ट हो, ठीक है। अगर आपको 70-80% गारंटी है कि मेरे को अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, तो जाओ। आप अगर 50-40 पे हो, 60 पे हो कि मेरे को 60% एक ग्रुप दोनों ग्रुप दे दूंगा, तो मत जाओ। जिस पे शॉर्ट हो 100% और 90% हो कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा,
उसी ग्रुप को दो, बाकी ग्रुप का एक्सपीरियंस लेके आओ कि कैसे पेपर होता है, क्या प्रेशराइज होता है, 1.5 डेज क्या होते हैं वो समझ लो, क्योंकि गेम पूरा 1.5 डेज का ही है। मैं अभी आपको बोल देता हूँ, हमेशा आपको हर कोई जो भी सीए बना है, जो कर रहा है एग्ज़ाम, आपको ये बताएगा 1.5 डेज पार कर लिए तो एग्ज़ाम पार कर लोगे, नहीं किए तो आप फेल हो जाओगे। बहुत प्रेशराइज होता है 1.5 डेज में पूरा कंप्लीट करना, इट्स इम्पॉसिबल। आपको एक तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले ही मार्क करके रखना पड़ेगा, क्या आपको पढ़ना है 1.5 डेज में, ये पहले ही डिसाइडेड होगा, तब जाके आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ज़्यादा अपने आप को प्रेशर मत दो। 20 दिन है, देखो 20 दिन है, ठीक है। 20 दिन में 8 से 10 घंटे आपके हिसाब से, मैंने कभी 8 से 10 घंटे के ऊपर नहीं पढ़ाई की है। एग्ज़ाम डेज में हाँ ठीक है, 14-15 जो भी है वो 1.5 डेज में एक्सक्लूडेड, ठीक है, एग्ज़ाम का टाइम एक्सक्लूडेड, अदरवाइज प्रिपरेशन के टाइम पे 8 से 10 घंटे से मैंने पढ़ाई नहीं की है, ओके। तो 8 से 10 घंटे अगर आप जेन्युइनली पढ़ो ना, ओके, तो अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज किया हो तो 2-2 दिन भी दोगे ना अभी आप सबको, मतलब 2 दिन मतलब आज पढ़ाई की, अगले दिन आधे पढ़ाई की और एग्ज़ाम दे दिया। एक बार टेस्ट दे के देखो, ओके। टेस्ट नहीं दिया हो अभी तक आपने, 20 दिन बाकी, एक टेस्ट तो देख के जाना, तब फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। टेस्ट नहीं दिया ना तो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा ही नहीं, आप पेपर देने जाओगे, आपको कोई नया क्वेश्चन आ गया, कुछ नया आ गया, टफ आ गया पेपर, तो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने हिसाब से प्लान करो। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू सीए इंटर। सीए फाउंडेशन में प्लानिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, एक तो आप बच्चे थे, 12वीं के बाद में पास हुए, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत अच्छे से करो। 1.5 डेज़ की प्लानिंग ज़रूर करना, क्या पढ़ना है मुझे उस दिन, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उठाने हैं, कैसे रिवाइज करना है, सब कुछ प्रॉपरली करना। 20 दिन बाकी है, दे दो अपनी जान, लेकिन ये भी मत कि पागल हो जाए इसी में, ठीक है। ज़िंदगी मत छोड़ना जीना, जो है वो चल रहा है, वेल एंड गुड, बट अगर आप छोड़ दोगे अपना ज़िंदगी जीना, क्या घूमने जाना या कुछ भी करना जो आप नॉर्मली कर रहे हो, फिर अगर फेल हो गए तो फिर रिग्रेट करोगे, इससे अच्छा मैं घूम लिया होता, इससे अच्छा मैं ये कर लिया होता। तो फोकस करो पढ़ाई में, 90% ऑफ द डे उसी में दो, बट ये भी नहीं कि फिर उसी में पागल हो जाओ, ठीक है। अपने आप को भी समय दो, अपने आप को भी फोकस करो, ठीक है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि 20 दिन में ऐसे भी दिन आएंगे आपके कि आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता और आप प्रेशर में आ जाओगे। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन के वीडियोस एक आधा देख लो, एक दिन के लिए चल जाएगा, 2 दिन के लिए चल जाएगा, रोज़ 20 दिन के लिए कंटिन्यूसली इस पढ़ाई के फेज़ में नहीं चलेगा। प्लस आप 1-1.5 महीने से पढ़ते आ रहे हो, तो आपका वो प्रिपरेशन फेज़ आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। 20 दिन है, अच्छे से पढ़ाई करो। बता दिया है मैंने कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। आपके ऊपर है वो अप्लाई करो नहीं करो, बट मैंने जो बोला है कि इम्पॉर्टेंट है ये करके जाना है, मतलब इस तरीके से पढ़ाई करके जानी है तो जानिए, तब जाके ये आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली पेपर लिख पाओगे, वरना फिर आपका पता नहीं, भगवान जाने, किस्मत के ऊपर है। मेरी किस्मत की वजह से मैं DT IDT में पास हो गया, ग्रुप 1 मेरा उस वजह से क्लियर हो गया, ठीक है। ग्रुप 2 फेल हुआ, समझा क्या करना है कैसे करना है, ध्यान दिया, पास हो गया, ओके। तो ग्रुप 2 की जो स्ट्रैटेजी थी वो कॉम्प्रिहेंसिव थी, ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, क्योंकि उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया था। लेकिन जो जो मैंने सीखा उस अटैम्प्ट के द्वारा, ठीक है, तब मैं आपको बता दिया कि ये करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्या आप मोटिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको एक वीडियो शायद बना दूँ मैं उसके लिए, वो मैं उसमें बता दूंगा। अभी के लिए इतना बहुत हो गया। ये था पूरा वीडियो स्ट्रैटेजी के बारे में, ग्रुप 1 का। पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक मारना, शेयर करना, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अच्छे से पढ़ाई करो 20 दिन। कुछ अगर डाउट्स हो कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर आपको कुछ पूछना हो मुझे, तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, ओके। वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो पर्सनली टेलीग्राम पे, कॉल करना मत, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अगर पर्सनली कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, मैं अवेलेबल रहूँगा, तो आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, ध्यान से करो, जो बताया है उसको अप्लाई करना है करो, नहीं करना है बट जो इंपॉर्टेंट बोला है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।